हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एईसी प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। और आप हैं इस एसएससी जेई मेंस 2023 के। लेट मी जस्ट ब्रीफ यू अबाउट दिस बैच ऐसे स्टूडेंट्स के लिए प्री ऑलरेडी क्वालिफाई होने के चांसेस हैं, या आपको कंफर्म है कि यू आर क्वालिफाइंग फॉर द प्री एग्जाम। और इस बैच को हमने इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है, द कंप्लीट मॉड्यूल इज डिजाइंड इन सच अ वे कि अगर आप अपने प्री एग्जाम में कट ऑफ के बहुत करीब भी अगर आप हो, तो कई सारी चीज़ें आपके पास प्री के टाइम पर अगर आपने ढंग से नहीं, और शायद वो चीज़ें आपको अब दोबारा से या तो बढ़िया तरीके से पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, या उसका एक अगर बढ़िया तरीके से रिवीजन मिल जाए तो आप आगे चल के अपनी प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। तो इन द कंप्लीट मॉड्यूल हमने इसे इसी तरह से रखा है कि अगर आपका कोई पार्ट अगर आपको लगता है कि वो थोड़ा सा वीक है, तो वो इसी मॉड्यूल में ही आपका रिवाइज भी होता चला जाएगा, क्वेश्चंस भी आपके बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस होते चले जाएंगे, विच आर गोइंग टू बी ऑफ द लेवल एसएससी जेई का जो लेवल आप लोगों ने पेपर में देखा है, उससे थोड़े से ऊपर लेवल पर ही हम शिफ्ट करेंगे, वेयर द क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी फ्रॉम द गेट एंड आईईएस, जो प्रीवियस ईयर्स में हमारे पास सवाल आए हैं, जिनके चांसेस हैं कि वो हमारे पास वो क्वेश्चन या वैसे क्वेश्चन या उस पैटर्न पर क्वेश्चन या एग्जैक्टली उसी लेवल तक के क्वेश्चन अगर एसएससी जेई मेंस में आ सकते हैं, तो वैसे ही क्वेश्चन हमने इस पूरी प्रैक्टिस बैच में, इस सीरीज में रखे हुए हैं। तो आपको ये प्रैक्टिस बैच हेल्प करने वाला है आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जो स्पीड है, एक तो उसको इंप्रूव करने वाला है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त अप्रोच करना है, एक तो ये अप्रोच आपकी डेवलप होने वाली है। जो चीज़ें आपकी मिसिंग है वो चीज़ें भी साथ साथ रिवाइज होती चली जाएगी, क्योंकि आप लोगों ने हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने का तरीका देखा है। हम सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं, उस क्वेश्चन का एक सोल्यूशन नहीं, एक पर्टिकुलर आंसर नहीं, लेकिन यहाँ हम आपके साथ डिस्कस करते हैं उससे रिलेटेड कई सारी इंफॉर्मेशन, सो दैट इट बिकम्स हेल्पफुल फॉर यू, कि आपको जो है वो आपके पास बढ़िया तरीके से अपनी प्रिपरेशन होती चली जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को, एंड इन द कमिंग सेशंस आप लोगों को ये और इन्फॉर्मेशन मिलती चली जाएगी कि हाउ योर प्रिपरेशन इज गोइंग टू गेट इम्प्रूव्ड, कैसे कैसे कितने कितने दिनों में आपको क्या क्या और करते रहना चाहिए जिससे कि आपकी प्रिपरेशन और बेहतर होती सके। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। हम स्टार्ट करने वाले हैं इस सेशन में जहां पर हम इरिगेशन इंजीनियरिंग पे बात करने वाले हैं। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं सेशन को। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो आपको सेशंस मिल रहे हैं, ये सेशंस के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक कंप्लीट बैच एईसी प्लस एप्लीकेशन पर लॉन्च है, जहां पर आपकी प्रैक्टिस तो होगी ही होगी, साथ में आपका रिवीजन भी होता चला जाए। दैट इज दी एसएससी जेई मेंस 2023 के लिए जो हमारा बैच है, ये बैच में हम आपको लगभग 200 आवर्स, लगभग 200 आवर्स का आपको यहाँ पर जो है वो कंटेंट मिल रहा होगा, जिसमें कि आपके रिवीजन के सेशंस भी हैं और साथ में प्रैक्टिस सेशंस भी होंगे, जहां पर आपको खूब ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे। इतना धुरंधर कर दिया जाएगा आपको कि आपको इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ में व्हाट वी आर गिविंग यू, हम आपको टेस्ट सीरीज साथ में देने वाले हैं, जहां पर मोर देन 100+ टेस्ट विल बी प्रोवाइडेड, जिसमें कि आपको नियर अबाउट 20 फुल लेंथ टेस्ट मिल रहे होंगे और नियर अबाउट 80 आपको जो है वो सब्जेक्टिव टेस्ट मिल रहे होंगे। साथ ही साथ प्रैक्टिस सेशंस में जो क्वेश्चंस हम लेकर चल रहे होंगे, विल बी मोर देन 3000 क्वेश्चन। 3000 क्वेश्चन तो सिर्फ एक गिनती है, जो कॉन्सेप्ट आपको हर क्वेश्चन के साथ मिल रहा होगा दैट इज गोइंग टू बी इमेंस, बहुत ज्यादा मात्रा में होंगे। और साथ में आपको हर एक कंटेंट जो आपको मिल रहा है बैच में, उसके पीडीएफ भी मिल रहे होंगे। तो दिस इज द बैच दैट यू कैन एनरोल अगर आप अपनी प्रिपरेशन को बिना किसी रुकावट के एक बिल्कुल स्ट्रीमलाइन मैनर में करना चाहते हैं, तो यू कैन एनरोल इन दिस बैच और अपनी तैयारी को सफलता की ओर लेकर जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो इन दिस सेशन, इन दिस लेक्चर, मैं आप लोगों से सिविल इंजीनियरिंग का, इरिगेशन इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें से हमारे पास दिस लेक्चर 1 इज गोइंग टू डील विथ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू इरिगेशन मेथड्स, या फिर हमारे पास सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप से रिलेटेड। तो इन सब बातों पर हम जो है वो बात करने वाले हैं यहाँ पर।
चलिए तो इस डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से समझते चले जाएंगे हमें कितनी चीजें किस तरह से पता होनी चाहिए। तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव हमारे सामने है, इसी पर बात करना चालू करते हैं। एन आइडेंटिफाइड सोर्स ऑफ इरिगेशन वाटर हैज आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एज 20, 10 एंड 8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर रिस्पेक्टिवली। द सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो ऑफ दिस वाटर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट। तो देखो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो होता है, ठीक है, ये आपके पास जो आपका सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो है, इसकी बात कर रहा हूँ आपसे, ये हमारे पास होता है हमारे Na+ का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ Ca2+ और साथ में Mg2+ के कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय 2। और ये जो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन होने चाहिए, ये हमारे पास किस फॉर्म में होने चाहिए? दे शुड बी इन दी फॉर्म ऑफ क्या? मिली इक्विवेलेंट फॉर्म में होने चाहिए। अगर मिली इक्विवेलेंट फॉर्म में नहीं होते, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर फॉर्म में नहीं होते हैं, तो हम इसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं। कभी कभी हमारे पास यही डाटा, ध्यान रखिएगा इस बात को मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि मिली इक्विवेलेंट फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो मिली इक्विवेलेंट फॉर्म को ही हम अलग अलग नाम से भी समझ सकते हैं। तो मिली इक्विवेलेंट फॉर्म जो निकालना होता है, तो उसके लिए हमारे पास जो भी कॉन्सेंट्रेशन दे रखा हो, जो भी कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास दे रखा हो mg पर लीटर के रूप में, डिवाइडेड बाय, हम उसे कर सकते हैं उसके कंबाइनिंग वेट से। कंबाइनिंग वेट कहो या फिर यू कॉल इट एज, आप इसी को कह सकते हो कंबाइनिंग वेट के अलावा इक्विवेलेंट वेट भी कहा जा सकता है। और इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाएगा? तो जो भी आपके पास आपका कंबाइनिंग वेट या इक्विवेलेंट वेट निकालना हो आपको, तो वो कैसे निकाला जाए? तो वो आप निकाल सकते हो बाय दी एटॉमिक वेट। आप एटॉमिक वेट से निकाल सकते हो डिवाइडेड बाय इट्स वैलेंसी, जो भी इसकी वैलेंसी हो। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन दे रखा होता है mg पर लीटर में, और उसको हम डायरेक्टली फॉर्मूले में नहीं रख सकते। तो पता होना चाहिए कि हमारे पास अगर दे रखा हो तो कंबाइनिंग वेट या उसके इक्विवेलेंट वेट से उसको हम डिवाइड कर देंगे। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? जो भी उसका एटॉमिक वेट होगा डिवाइडेड बाय द वैलेंसी, निकाला जा सकता है। यहाँ पर डायरेक्टली दे रखा है, डायरेक्टली कैलकुलेट करने जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर इफ इट इज गिवन टू अस एज 20 अपॉन रूट ऑफ, हमारे पास क्या बन रहा है 10 + 8 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास डायरेक्टली दे रखा है सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लिए, तो व्हाट इट इज गोइंग टू बी, तो हमारे पास यहाँ पर ये बन जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 20 अपॉन अंडर रूट ऑफ 10 + 8 18, 18/2 9, 9 का हमारे पास क्या हो जाएगा 3, तो ये बन जाएगा हमारे पास 6.67। और हम जानते हैं कि सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो हमारे पास किस रूप में निकल कर आता है? तो दिस कम्स आउट टू बी इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। तो हमारे पास 6.67% वैल्यू आ तो जाएगी। अब यहीं से सवाल को थोड़ा सा अगर ट्विस्ट करा जाए तो ये पूछ सकता था कि डायरेक्टली वैल्यू पूछने बजाय पूछ लेता कि किस तरह का ये हमारे पास वाटर कहलाएगा। तो हमारे पास जब जब वैल्यू इसकी 0 से 10% में होती है तो हमारे पास ये लो सोडियम वाटर कहलाता है। अगर इसी की वैल्यू 10 से 18% में होगी तो ये हमारे पास मीडियम सोडियम वाटर कहलाएगा। और हमारे पास अगर ये वैल्यू 18 से 26% में होगी तो ये हमारे पास हाई सोडियम वाटर कहलाएगा। और अगर ये 26% से ज़्यादा हो जाएगी तो हमारे पास ये हमारा वेरी हाई सोडियम वाटर कहलाएगा। जनरली इसी को रिप्रेजेंट करते हैं S1 से, इसे रिप्रेजेंट करते हैं S1 से, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं S2 से, बाकी S3 हो गया और बाकी S4 हो गया। इनको तो कभी प्रिफर नहीं किया जाएगा, S3 को फिर भी प्रिफर किया जा सकता है। S1 सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है। S2 को प्रिफर तब कर सकते हैं जब हमने पानी के साथ क्या करा दिया हो, पानी में जिप्सम ऐड करा दिया हो। क्या ऐड करा दिया हो? जिप्सम ऐड करा देने से हमारा सोडियम सॉल्ट जो होता है वो फर्दर, जो सोडियम हमारे पास आयन है, जो एक्सचेंजेबल सोडियम आयन है हमारे पास, वो कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास सल्फेट के साथ, और हमारे सॉइल की कंडीशन को इम्प्रोवाइज करा देता है। कैल्शियम के हमारे पास जो है वो सॉल्ट आना चालू हो जाते हैं विच आर लेस हार्मफुल। तो ऐसे में हमारे पास S2 को यूज कर सकता है इन केस ऑफ जिप्सम। आंसर यहां से क्या होगा? B इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन ड्रिप इरिगेशन सिस्टम which one of the following emitters is not based on the definitions by the American Society of Agricultural Engineers ASAE के द्वारा, इनमें से कौन से वाले हमारे पास एमिटर को इन्होंने डिफाइन नहीं किया? तो देखो सिंपल सी बात है, पहले तो समझना कि हमारे पास ड्रिप इरिगेशन के अंदर जो ड्रिप इरिगेशन होता है, ये एक बेसिक सी बात बता रहा हूं मैं आपको। जो ड्रिप इरिगेशन होता है हमारे पास, इसके अंदर जो पूरा सिस्टम लगता है, सिस्टम पूरा एक फ्लो में चलता है हमारे पास।
तो हमारे पास सबसे पहले तो लगे होंगे वॉल्व, जिस वॉल्व की मदद से पूरे ड्रिप सिस्टम के अंदर पानी जाएगा। तो वॉल्व के बाद हमारे पास जो है, जब हमारे पास हमारा वॉल्व होगा तो ये वॉल्व के बाद हमारे पास जो है, वॉल्व के बाद बैकफ्लो प्रिवेंट करने के लिए, वॉल्व के बाद बैकफ्लो प्रिवेंट करने के लिए बैकफ्लो प्रिवेंटर लगे होते हैं। तो बैकफ्लो प्रिवेंटर होने के लिए हमारे पास इसके अलावा हमारे पास लगा होता है हमारे पास प्रेशर वॉल्व, जो प्रेशर को बैलेंस करते हैं। हमारे पास इसके अलावा व्हाट डू वी हैव इज, इसके बाद हमारे पास लगे होते हैं फिल्टर, ताकि हमारे पास हमारा सिस्टम जो है वो चोक ना कर जाए। तो फिल्टर के अलावा अगर हम बात करें, हमारे पास लगे होते हैं इसके बाद हमारे ड्रिप के ट्यूब्स, और ये ट्यूब्स जो हैं जो पूरे खेत में बिछे होंगे, और इन ट्यूब्स के अंत में लगे होंगे क्या, तो वो लगे होंगे एमीटर्स। क्या लगे होंगे? एमीटर्स लगे होंगे। और ये एमीटर्स की कंडीशन है कि एमीटर से एमीटर के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस हो सकता है हमारे पास वो कितना होना चाहिए, 18 इंच हमारे पास मिनिमम डिस्टेंस इनके बीच में होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन ऑफ द एमीटर्स। तो ये एमीटर्स जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं। इफ यू टॉक अबाउट कि हमारे पास ये एमीटर कितने होंगे, कैसे होंगे, तो हमारे पास एक होता है हमारे पास विच कैन बी रेफर्ड एज हमारे पास लॉन्ग फ्लो, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर है लॉन्ग फ्लो, तो लॉन्ग फ्लो मतलब लॉन्ग पाथ भी कहा जा सकता है इसे। तो एक होता है लॉन्ग पाथ एमीटर, जिसमें कि हमारे पास एमीटर से बाहर निकलने में पानी का फ्लो बहुत लंबा बना दिया जाता है। हमारे पास एक होता है बेसिकली रेफर्ड एज शॉर्ट पाथ एमीटर, एक होता है शॉर्ट पाथ एमीटर, जहां पर हमारे पास पानी को एमीटर से बाहर निकलने में पाथ बहुत छोटा होता है। तो ये हमारे पास जनरली बहुत चीप क्वालिटी के जो हमारे पास एमीटर्स होते हैं वहां पर लगते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं होते, प्रेशर अच्छे से ड्रॉप नहीं हो पाता यहाँ पर हमारे पास। और ऐसे में हमारे पास इसके अलावा एक होता है टर्बुलेंट, टर्बुलेंट फ्लो वाले एमीटर्स भी होते हैं, जहाँ पर फ्लो टर्बुलेंट होता है। हमारे पास इसके अलावा होते हैं वोर्टेक्स, वोर्टेक्स एमीटर, जहां पर फ्लो को वोर्टेक्स के रूप में कन्वर्ट कर कर उसके प्रेशर को जो है वो ड्रॉप कराने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा हमारे पास होता है विच इज बीइंग रेफर्ड एज मल्टी आउटलेट एमीटर, मल्टी आउटलेट एमीटर। तो ये मल्टी आउटलेट एमीटर जो है, जिसमें कि हमारे पास नंबर ऑफ आउटलेट ज्यादा हो जाते हैं, जिससे कि हमारे पास अपने आप प्रेशर जो है वो ड्रॉप होना चालू हो जाता है। तो इन सब का क्लासिफिकेशन है हमारे पास अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियर्स के द्वारा। एक इनमें से कौन सा नहीं है, तो हमारे पास पल्सेटिंग एमीटर का क्लासिफिकेशन नहीं है। पल्सेटिंग एमीटर क्लासिफिकेशन जिसमें कि हमारे पास पल्सेट करता है हमारा फ्लो, मतलब हमारे पास जो डिस्चार्ज है वो डिस्चार्ज हमारे पास रुक रुक कर आता है। तो डिस्चार्ज यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल बन जाता है, रुक रुक कर आता है, पल्सेटिंग होता है। तो इसका कोई क्लासिफिकेशन हमारे पास यहाँ पर इनके द्वारा नहीं दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, बी इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं। द फॉलोइंग डाटा वर रिकॉर्डेड फ्रॉम एन इरिगेटेड फील्ड, और ये डाटा रिकॉर्ड हुआ है। पूछा है हमसे कि भाई फील्ड कैपेसिटी दे रखी है, हमें परमानेंट विल्टिंग पॉइंट दे रखा है, परमिसिबल डिप्लीशन ऑफ वाटर अवेलेबल, सॉइल मॉइस्चर दे रखा है, ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल दे रखा है, इफेक्टिव रेनफॉल दे रखी है। देखो एक चीज आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम फील्ड को इरिगेट करते हैं तो कितना पानी हम देते हैं फील्ड को इरिगेशन के लिए, हमारे पास उसे कहते हैं DWI, विच कैन बी रेफर्ड एज गामा ड्राई ऑफ द सॉइल बाय गामा वाटर इनटू द डेप्थ ऑफ द रूट जोन इनटू फील्ड कैपेसिटी माइनस डी। जब इरिगेशन की बात चल रही है तो OMC के नीचे कभी पानी को जाने दिया जाएगा नहीं, ठीक है। तो हमारे पास FC माइनस OMC इंटू दी गामा डी बाय गामा W इंटू डेप्थ ऑफ द रूट जोन, ये बनता है कितना डेप्थ ऑफ वाटर इरिगेशन टाइम पे अप्लाई कर रहे हैं। एक बनता है डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर स्टोरेज, तो हमारे पास वहां पर कितना होता है गामा डी बाय गामा वाटर इंटू डेप्थ ऑफ द रूट जोन इंटू हमारे पास जब पानी कुछ है ही नहीं तभी स्टोर कराने की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर हमारे पास बनता है FC माइनस PWP के बराबर। हमारे पास यहाँ पर जरूरत क्या है, हमें जरूरत है यहाँ पर कि कंडीशन में कहीं पर बोला ही नहीं है कि हमारे पास हमें पानी किसके लिए देना है, ठीक है, कि स्टोरेज के लिए देना है, इरिगेशन के लिए देना है, समझना हमें पड़ेगा। हमारे पास फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट की कंडीशन दे रखी है। परमिसिबल डिप्लीशन ऑफ अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर, मतलब एक लिमिट से नीचे सॉइल मॉइस्चर जाने नहीं दिया जा सकता। इसका मतलब किसके नीचे नहीं देने जाए, किसके नीचे नहीं जाने देंगे,
हमारे पास ओएमसी के नीचे नहीं जाने देंगे। तो नहीं जाने देंगे तो कंडीशन जो है वो ओएमसी की बनती है। कैसे इसको पता करेंगे, तो इसको जरा समझते हैं। यहां पर हमारे पास अगर मुझे पता करना है कि एफ सी माइनस या फिर ओएमसी कैसे निकाला जाए, तो हमारे पास यहां पर एफ सी का लेवल दे रखा है। हमारे पास एफ सी का लेवल दे रखा है कितने पे, 30% पर। एफ सी का लेवल है 30% पर, सॉरी 20% पर है, विच इज एट 20%। तो हमारे पास एफ सी का लेवल है 20% पर, पीडब्ल्यूपी का लेवल है हमारे पास 10% पर। हमारे पास डिप्लीट तो पूरा हो सकता है, हमारे पास डिप्लीट तो पूरा हो सकता है, लेकिन जो अलायबल डिप्लीशन है वो सिर्फ यहीं तक आ सकता है, इससे नीचे नहीं जा सकता। और ये कितना हो सकता है, दिस इज इक्वल टू 50%। तो 50% कहां पर लाए करेगा, कहां पर लाए करेगा, तो देख लो जरा आप, 15% पे लाए करेगा। 20 और 10 के बीच में 50% कहां लाया करेगा, तो 15% पे लाया करेगा। तो ये हो गया हमारे पास एफसी, ये हो गया ओएमसी। ओएमसी के नीचे आने नहीं देना है। तो हमारे पास जब यहां पर हम देखें कि हम कितना वाटर अप्लाई करना चाहेंगे, अब तो जितना डिप्लीट हो रहा उतना ही अप्लाई करना चाहेंगे। तो हमारे पास ये बनेगा गामा डी बाय गामा वाटर इंटू डेप्थ ऑफ द रूट जोन इंटू हमारे पास एफ सी माइनस ओ एम सी, ऐसे भी कर सकते हैं। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, डाटा देखो क्या दे रखा है, एफ सी माइनस ओ एम सी तो हमारे पास आ चुका है। परमिसिबल डिप्लीशन ऑफ अवेलेबल मच्छर, इसका हमने ऑलरेडी इंक्लूजन कर लिया। ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल दे रखा है, अगर हमारे पास यूनिट वेट ऑफ वाटर नहीं दे रखा है तो इसके अकॉर्डिंग सोच के चलना पड़ेगा, कितना बने, अगर 1500 तो वो कितना बनेगा, 1000 बन जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर पूछा क्या गया है, बेस्ड ऑन दिस डाटा द नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट पर मीटर डेप्थ ऑफ द सॉइल। तो पर मीटर डेप्थ ऑफ द सॉइल के केस में हमारे पास ये दे रखा है 1500, ये बन गया हमारे पास 1000, ये बन गया हमारे पास पर मीटर डेप्थ ऑफ द सॉइल, और ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 20% माइनस 15% मतलब हमारे पास 5% के बराबर। और 5% को हम कैसे लिखेंगे, 0.05, 0.05 के बराबर। तो हमारे पास डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाइड फॉर इरिगेशन कितना आ जाएगा, तो जरा देखो आप, ये हमारे पास बनेगा 1.5 इंटू 1 मीटर इंटू 0.05। तो हमारे पास इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 15 पंजे 75 होता है, 75, और ये 1 मीटर है तो 1 मीटर को एक काम करते हैं 1000 mm लिख लेते हैं। तो 1.5 इंटू 1000 mm इंटू 0.05। हमारे पास अगर जरा समझिएगा यहाँ पर, ये 2 जीरो इसके पास पहुंचे, 1 जीरो इसके पास पहुंचा, तो बनेगा 15 और ये बनेगा 5 तो 75। तो 75 mm तो पानी हम फील्ड में देने की जरूरत है, डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर इरिगेशन। अब बोला है इफेक्टिव रेनफॉल 25 mm की हो चुकी है, तो हमारे पास इफेक्टिव रेनफॉल 25 mm की हो चुकी है। एक होता है कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट, जो कि होता है कंजम्पटिव यूज माइनस दी आपके पास कितना ऑलरेडी रेनफॉल हो चुका है, ऑलरेडी कितना रेनफॉल हो चुका है। तो हमारे पास रिक्वायरमेंट है हमारी 75 mm की, और इसमें से 25 mm की बारिश ऑलरेडी हो चुकी है, तो ये बनता है 50 mm के बराबर का कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। हमसे पूछा है नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट कितना होगा। नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट होता है कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट प्लस टीचिंग रिक्वायरमेंट। इसके बारे में कोई डाटा नहीं दे रखा तो इसको जीरो मान के चलेंगे, तो नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट हमारी बन जाएगी कितनी, हमारे पास 50 mm के बराबर। क्या यही आंसर दे रखा है हमें, बिल्कुल यही आंसर हमारे पास यहाँ पर कहीं पे मेंशन होगा, ठीक है। 50 mm के बराबर हमारे पास आंसर निकल कर आ जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, सी हमारा सही आंसर निकल कर आ रहा है। अगले सवाल पर आते हैं, व्हाट इज द मॉइस्चर डेप्थ अवेलेबल फॉर इवेपो ट्रांसपिरेशन इन रूट जोन ऑफ 1 मीटर डेप्थ सॉइल। 1 मीटर डेप्थ सॉइल में कितना मॉइस्चर अवेलेबल है फॉर इवेपो ट्रांसपिरेशन। इवेपो ट्रांसपिरेशन का मतलब कहां से होगा, इवेपो ट्रांसपिरेशन पौधे के द्वारा होगा अपनी खुद की ग्रोथ के लिए, तो वो उसके यूज के लिए जो पानी उसे चाहिए 1 मीटर की रूट जोन के अंदर, अगर ड्राई यूनिट वेट सॉइल का इतना है, फील्ड कैपेसिटी इतनी है, परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट यहां पर हमारे पास अवेलेबल है, तो उसकी ग्रोथ के लिए उसे कितना चाहिए, ये तो कहीं पूछा ही नहीं है कि हमारे पास उसकी बेहतर ग्रोथ के लिए बोला या किसके लिए बोला है, नहीं। तो कितना पानी चाहिए उसको हम डायरेक्टली डीडब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर देंगे और लिख देंगे यहाँ पर गामा डी बाय गामा वाटर इंटू डेप्थ ऑफ द रूट जोन इंटू एफ सी माइनस पी डब्ल्यू पी, कि यहाँ तक का पानी वो यूज कर सकता है ना।
तो हमारे पास यहाँ पर इसको देखेंगे अगर तो ये बनेगा 1.5 ग्राम पर सीसी। अगर ड्राई यूरेट ऑफ सॉइल है तो वाटर का हो जाएगा 1 ग्राम पर सीसी। पर मीटर डेप्थ की बात करिए तो ये 1 मीटर हो जाएगा। फील्ड कैपेसिटी दे रखी 30%, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है 10%, तो 20% का मतलब होता है 0.2 के बराबर। तो 0.2 के बराबर अगर होता है तो हमारे पास कंडीशन क्या बन जाएगी, 1 मीटर लिखा हुआ है तो 1.5 इंटू 1000, आंसर चूंकि एमएम में है तो 1000 एमएम कर दिया इसे, इंटू 0.2। एक जीरो इसने लिया, एक जीरो इसने लिया, तो ये बना 2 और ये बना 15। तो हमारे पास 15 और ये 2 तो बना 30। तो 30 तो ये बन गया और एक जीरो ऑलरेडी यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है, तो ये बन जाएगा 300 mm के बराबर। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 300 mm। बी इज दी करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है हमसे, द मॉइस्चर टेंशन फॉर अ सॉइल इज 8 एटमोस्फियर। 8 एटमोस्फियर के बराबर का हमारे पास सॉइल मॉइस्चर टेंशन है। तो सॉइल मॉइस्चर टेंशन क्या होता है, पहली बात तो ये सॉइल मॉइस्चर टेंशन होता है हमारे पानी को आपस में जो सॉइल पार्टिकल सरफेस टेंशन की फोर्स से अपने पास बांध कर रखते हैं उसे कहते हैं सॉइल मॉइस्चर टेंशन। जब सॉइल पूरा पानी से भरा हुआ होता है तो कोई सॉइल पार्टिकल पानी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि भरपूर मात्रा में पानी अवेलेबल होता है। जब कोई खींचने की कोशिश नहीं करता तो हमारे पास वहां पर सॉइल मॉइस्चर टेंशन बहुत कम मात्रा में होता है। फील्ड कैपेसिटी पे हमारे पास जो सॉइल मॉइस्चर टेंशन होता है हमारे पास एट द रेट फील्ड कैपेसिटी, हमारे पास ये नियरली हमारे पास 1/10 ऑफ एटीएम तक होता है। हमारे पास 1/10 ऑफ एटीएम तक होता है, बहुत छोटी वैल्यू होती है। सेचुरेशन पे तो और छोटी हो जाएगी, लेकिन जैसे जैसे हमारे पास पानी कम होता चला जाएगा एट द रेट OMC, पानी कम होगा तो सॉइल के पार्टिकल लगेगा अरे यार पानी खत्म हो रहा है, पानी खत्म हो रहा है तो कम से कम अपने को पानी जो है वो खींच के रखना पड़ेगा अपनी तरफ, अपना पानी कोई ना ले ले। तो नहीं ले ले तो उस केस में मॉइस्चर सॉइल मॉइस्चर टेंशन बढ़ने लगेगा, तो बढ़ने लगेगा तो वो हमारे पास 2 से 3 ATM तक चला जाता है इन केस ऑफ OMC। जैसे ही वो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट तक आएगा, एट परमानेंट विल्टिंग पॉइंट तक, तो वहां पर इसी की वैल्यू कहाँ तक चली जाती है, 8 से 10 ATM तक चली जाती है। और हमारे पास जब वो अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट तक आता है, अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट तक आता है तो यही वैल्यू हमारे पास जो है वो 30 से 60 ATM तक चली जाती है। मतलब जब पानी हमारे पास लगभग अब सॉइल से तो खत्म हो चुका है, अब सॉइल पार्टिकल के स्ट्रक्चर के साथ जुड़ा हुआ है, तो वहां पर इतना खिंचाव उत्पन्न हो रहा होगा कि हर कोई पानी लेने की कोशिश कर रहा होगा, तो वहां पर सॉइल मॉइस्चर टेंशन ज्यादा देखने को मिलेगा। ये मैंने तरीका बताया आपको समझने के लिए, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर सॉइल मॉइस्चर टेंशन हमारे पास 8 एटमॉस्फेयर तक का कहां पर होता है, तो सॉइल वहां पर किस कंडीशन में होगा, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट तक होगा। कहां तक होगा, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट तक होगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए। हमसे अगला सवाल पूछा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पूछा है इरिगेशन वाटर हैज टू बी सप्लाइड टू द क्रॉप्स व्हेन द मॉइस्चर लेवल फॉल्स। तो हमारे पास ये है हमारी फील्ड कैपेसिटी, ये है फील्ड कैपेसिटी, ये है हमारा OMC, ये है हमारे पास हमारा PWP, ठीक है, और ये है हमारे पास जीरो लेवल, 0% मॉइस्चर है। ये क्या है, ये 0% मॉइस्चर है हमारे पास। तो अगर यहां से हम देखें कि हमारे पास इरिगेशन वाटर में कब सप्लाई करना पड़ेगा, जब मॉइस्चर लेवल कहां से नीचे गिर जाए। देखो मॉइस्चर लेवल हमारे पास हम फील्ड कैपेसिटी तक लाते जरूर हैं, लेकिन धीरे धीरे यहां से गिरता रहता है, गिरता रहता है, गिरता रहता है, गिरता रहता है, और गिरने के बाद अगर वो OMC से नीचे गया तो फिर वापस से पानी को रिप्लेनिश करना पड़ता है। फिर कुछ दिनों तक गिरता रहेगा, गिरता रहेगा, गिरता रहेगा, और जैसे वो OMC तक पहुंचा हमें फिर वापस से रिप्लेनिश करना पड़ेगा। जैसे गिरता रहेगा, गिरता रहेगा, गिरता रहेगा, फिर हमें पानी वापस से सॉइल में डालना पड़ेगा। तो हमें कभी भी पानी का लेवल किसके नीचे नहीं गिरने देना है, हमारे पास OMC से नीचे नहीं जाने देना है। हमारे पास क्या ये विल्टिंग पॉइंट तक जाने दे सकते हैं, बिल्कुल नहीं जाने दे सकते। इसकी वजह से क्या होगा, अगर यहां तक चला गया तो क्या होगा, हमारे पास हमारा यील्ड जो है वो अफेक्ट हो जाएगा, जो पैदावार है वो अफेक्ट हो जाएगी। विल्टिंग पॉइंट के नीचे चले गए तो हमारे पास ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर हमारे पास प्लांट जो है वो क्या हो जाता है, मर जाता है, तो यहां भी नहीं जा सकते। आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1। फील्ड कैपेसिटी से नीचे पानी जाएगा, चाहे वो यहां तक जाए चाहे यहां तक जाए, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप पानी कब दे दो, लेकिन OMC के ऊपर ही देना है।
आंसर क्या हो जाएगा यहां से, ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। द फॉलोइंग डाटा वर नोटेड फ्रॉम एन इरिगेशन फील्ड, किसी इरिगेशन फील्ड से डाटा निकला हमारे पास, बात आ रही है कि फील्ड कैपेसिटी इतनी दे रखी, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इतना दे रखा है। फील्ड कैपेसिटी परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बीच में जो मॉइस्चर होता है वो उसे कहते हैं अवेलेबल वाटर। क्या कहते हैं उसे, अवेलेबल वाटर होता है हमारे पास फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बीच का डिफरेंस। कहने का मतलब ये है पानी कभी फील्ड कैपेसिटी पे रहा होगा, धीरे धीरे कम होकर वो कम होगा, हमें उसको कम किस लेवल से जाने नहीं देना है, परमिसिबल डिप्लीशन ऑफ अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर 50% ही होना चाहिए। तो अवेलेबल वाटर का डिप्लीशन जो है वो हमारे पास 50% ऑफ एफसी माइनस पीडब्ल्यूपी के बराबर ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। और नहीं जाना चाहिए तो ऐसे केस में क्या हो रहा है, हमारे पास कंडीशन ये है कि हमारे पास यहां पर जितना पानी डिप्लीट करने दे सकते हैं उतना ही क्या वापस देना पड़ेगा, रिप्लेनिश करना पड़ेगा। तो हमारे पास यहां पर पूछा है, ड्राई यूनिट वेट दे रखा है, इफेक्टिव रेनफॉल के बारे में बात चल रही है कि इतनी दे रखी है, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट पर मीटर डेप्थ ऑफ सॉइल कितनी होगी। तो देखो इरिगेशन रिक्वायरमेंट कितनी होगी पहले तो ये समझ लो, डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर इरिगेशन हम ये जानते हैं गामा डी बाय गामा वाटर इनटू डेप्थ ऑफ द रूट जोन, और इनटू कितना पानी देना पड़ेगा, तो देना पड़ेगा 50% ऑफ एफसी माइनस पीडब्ल्यूपी के बराबर। कितना देना पड़ेगा, एफसी माइनस पीडब्ल्यूपी के बराबर। मैं आशा करता हूं आपको ये समझ में आता होगा कि जब भी यहां पर हम डाटा रखेंगे एफसी का, पीडब्ल्यूपी का, ये परसेंटेज के फॉर्म में ना रखते हो डायरेक्टली हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके रखेंगे। तो यहां पर हमारे पास कंडीशन क्या बन जाएगी, टीडब्ल्यूआई कितना आ जाएगा, टीडब्ल्यूआई वुड कम आउट टू बी एज 15 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। हमारे पास ड्राई वेट, ड्राई यूनिट वेट सोइल का दे रखा है, तो पानी कितना लेंगे, 10 के बराबर लेके चल लेंगे, कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए। क्यों आसान बनाने के लिए, क्योंकि डाटा ही ऐसा दे रखा है। अगर डाटा ऐसा नहीं दे रखा होता तो हमारे पास जो है वो एकदम बिल्कुल पॉइंट में दे रखा होता तो हमें 9.8 लेके चलना पड़ता। तो ये बनेगा अभी 15/10 इंटू पर मीटर डेप्थ ऑफ सोइल बोला है, तो 1 मीटर की आप सोइल की डेप्थ ले लो। मैं 1 मीटर ही क्यों लूँ, मैं डायरेक्टली 1000 mm ले लेता हूँ, और इंटू 50% की बात चल रही तो 0.5, किसका 0.5, 0.2 और 0.1 के डिफरेंस का, 0.2 और 0.1 के डिफरेंस का 0.5, 50% लेना है इन दोनों के डिफरेंस का। तो अब डायरेक्टली कैलकुलेशन कर लो। आप देखो आपके पास 0.2 माइनस 0.1 बनेगा 0.1, और 0.1 का आधा करने जाओगे 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 0.05। तो 0.05 यहां पर है, तो इसमें से 2 जीरो इसको दे दो ये बन जाएगा 5, 1 जीरो इसको दे दो ये बन जाएगा 15, क्योंकि ये कैंसिल आउट होकर 1.5 बन चुका है। ठीक है, तो 15 इंटू हमारे पास बनेगा 5, 15 इंटू 5 कहलाता है 75 mm। अब ये तो हो गया डेप्थ ऑफ वाटर, हमें जो पानी चाहिए रिक्वायर्ड है। इन्होंने पूछा है नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट कैसे निकलती है, अगर कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट निकाल ली हमने विच इज इक्वल टू कंजम्पटिव यूज माइनस दी पी इफेक्टिव, इफेक्टिव रेनफॉल। तो हमारे पास यहां से हमें समझ में आना चाहिए कि कंजम्पटिव यूज हमारे पास ऑलरेडी है 75 mm के बराबर, और 75 में से 50 mm की तो बारिश हो चुकी है, तो बचा क्या हमारे पास 25 mm। और अभी देखा था कि लीचिंग रिक्वायरमेंट नहीं दे रखी है, तो नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट ही क्या हो जाएगा, CIR के बराबर हो जाएगा, जो कि होगा हमारे पास कितना 25 mm के बराबर। कहीं दे रखा है क्या 25 mm, ये ऑप्शन डी दे रखा है, यहां दिख जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। 8वें क्वेश्चन पर आते हैं, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। पूछा है फॉर एन इरिगेटेड फील्ड हैविंग फील्ड कैपेसिटी दिस मच, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट दिस मच, परमिसिबल डिप्लीशन ऑफ अवेलेबल मॉइस्चर दिस मच, ड्राई वेट ऑफ सॉइल 1470 नहीं है वो 14.7 है। क्या है वो 14.7 है, तो 14.7 है वो। तो हमारे पास यहां पर सिर्फ वैसा ही क्वेश्चन बन रहा है, इफेक्टिव रेनफॉल हमारे पास दे रखी है, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट पूछी, सवाल चुटकियों में हो जाएगा, डेप्थ ऑफ वाटर, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। अब डायरेक्ट लिखता हूं, क्या लिखूंगा डायरेक्ट, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट में जो हमें चाहिए कितना है 14.7 डिवाइडेड बाय 9.8 इंटू
पर मीटर डेप्थ ऑफ सॉइल की बात चल रही है तो मैंने 1000 mm यहां लिख दिया, और इनटू 40% डिप्लीशन हो सकता है तो हमारे पास 0.4 यहां लिख दिया। फील्ड कैपेसिटी हमारे पास दे रखी है 30%, तो मैंने यहां 0.3 लिख दिया। माइनस परमानेंट विल्टिंग पॉइंट 10% पे हमारे पास दे रखा है 0.1 हो जाएगा। और हमारे पास इसमें से यही कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये कंजम्पटिव यूज है, और इसमें से मुझे क्या करना है, माइनस करना है। किसको माइनस करना है? इफेक्टिव रेनफॉल। पी इफेक्टिव कितना है हमारे पास? 30 mm के बराबर। तो ये पूरा है मेरा कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट में लीचिंग ऐड करते हैं तो नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट आता है। नहीं दे रखा लीचिंग का तो आंसर क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा। कर लेते हैं कैलकुलेट इसको। तो डायरेक्टली हम जो है वो, जैसा कि एसएससी में हमारे पास कैलकुलेटर अलाउड होगा, तो 0.3 माइनस 0.1 कर देंगे 0.2 आ जाएगा, इंटू 0.4 कर देंगे 0.08 आ जाएगा, इंटू 1000 कर देंगे तो 80 आ जाएगा, इंटू 14.7 कर देंगे, डिवाइड बाय 9.8 कर देंगे तो 120 mm तो हमारे पास ये आ जाएगा, और माइनस 30 कर देंगे तो 90 mm हमारा जो है वो इरिगेशन, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट निकल कर आ जाएगी। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? डायरेक्टली डी इज द करेक्ट आंसर। अगला पूछा है कंजम्पटिव यूज किसे कहते हैं। अभी हमने जाना कंजम्पटिव यूज वो पानी जो पौधा अपनी ग्रोथ के लिए यूटिलाइज करता है। तो पौधा अपनी ग्रोथ के यूटिलाइज कहां से करेगा? कहां से करेगा? जहां से वो अपने आसपास से पानी ले सकता है। तो पानी हमने कहीं और दे दिया, पौधा कहीं और है, तो वहां का पानी हवा में उड़ जाए तो क्या वो पौधे की ग्रोथ के काम आ पाया? नहीं आ पाया। तो कंजम्पटिव यूज का मतलब हमेशा ध्यान रखिएगा, कंजम्पटिव यूज का मतलब होता है हमारे पास जो इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन में टोटल कितनी मात्रा का पानी गया पूरे बेस पीरियड भर में, हमारे पास उसकी यूनिट निकल कर आती है कंजम्पटिव यूज। कंजम्पटिव यूज मतलब सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर यूटिलाइज पर डे, कितना हमने यूटिलाइज किया या कितना यूज हुआ, तो कंजम्पटिव यूज निकल कर आता है। कंजम्पटिव यूज में जरा देखो आप, ये इवेपोरेशन जो है ना, ये इवेपोरेशन को पता करने के लिए हमारे पास कई सारे डिवाइसेस हैं जिनको हम बेसिकली पेन कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? पेन कहते हैं। आईएसआई पेन होता है, यूएस पेन होता है हमारे पास, क्लास ए पेन, कोलोराडो संकन पेन होता है हमारे पास। तो इवेपोरेशन को मेजर करने के लिए पेन होते हैं, ट्रांसपिरेशन को मेजर करने के लिए फाइटोमीटर होता है। क्या होता है? फाइटोमीटर होता है। और इन दोनों को एक साथ मेजर करने के लिए अगर दोनों को कंबाइंड वे में देखा जाए तो दोनों को कंबाइंड वे में मेजर कर सकते हैं बाय दी डिफरेंट मेथड। कुछ हमारे पास कहलाती है डायरेक्ट मेथड, कुछ कहलाती है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्टली करने जाएंगे तो बनेगा लाइजीमीटर, डायरेक्टली करने जाएंगे तो बनेगा लाइजीमीटर, या फिर लाइजीमीटर के अलावा हम कर सकते हैं इसको सॉइल मॉइस्चर के रिलेशनशिप से, सॉइल मॉइस्चर की स्टडी से भी कर सकते हैं इसको, या फिर हम फील्ड प्लॉट से भी कर सकते हैं, फील्ड प्लॉट्स की मदद से भी कर सकते हैं, या फिर हम चाहें तो हम यहां पर जो है वो इनफ्लो आउटफ्लो स्टडी से भी कर सकते हैं। इनफ्लो आउटफ्लो स्टडी से भी कर सकते हैं। वहीं पर हमारे पास अगर हम इनडायरेक्ट की बात करने चाह रहे हैं तो इनडायरेक्ट के अंदर एम्पेरिकल फॉर्मूले यूज होंगे, जैसे कि हमारे पास पेनमैन इक्वेशन यूज हो जाएगी, तो पेनमैन इक्वेशन यूज हो जाएगी हमारे पास, या फिर बात कर लेते हैं हारग्रीव्स, हारग्रीव्स क्लास ए पेन इक्वेशन हमारे पास यूज हो जाएगी, या फिर हमारे पास इसके अलावा प्लेनी क्रिडल इक्वेशन यूज हो जाएगी, जहां पर हमारे पास जो है वो हम अलग अलग एम्पेरिकल फॉर्मूले की मदद से भी पता कर सकते हैं यूनिट पर ट्रांसपिरेशन क्या होगा। तो क्रॉप्ड एरिया होना जरूरी है, क्रॉप्ड एरिया नहीं होगा तो हमारा जो है वो इवेपोर ट्रांसपिरेशन कंजम्पटिव यूज रेफर नहीं होगा। अगला बात करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है कंसिडर द फॉलोइंग डाटा, रूट जोन डेप्थ दे रखी है, एग्जिस्टिंग वाटर कंटेंट दे रखा है, ड्राई डेंसिटी सॉइल की दे रखी है, कितना पानी हमने सॉइल में अप्लाई करा वॉल्यूम दे रखा है, कितना पानी उसमें से डीप पर्कुलेशन या एवेपोरेशन मोड़ जाता है वो दे रखा है, और एरिया ऑफ प्लॉट दे रखा है। अब जरा आंसर देखो, आपके पास पॉइंट में दे रखे हैं, तो डाटा बहुत ज्यादा आपको जो है वो अजम्पशन बेसिस पे नहीं लेना है, जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो लेके चलना है। वाटर अप्लाइड
फील्ड में अप्लाई हुआ, तो फील्ड में अप्लाई हुआ तो इसको तो जरा तरीके समझते हैं कि हमें पूछा गया है फील्ड कैपेसिटी कितनी है और पहले से पानी है कितना। तो हमारे पास, इसको जरा समझना, मैं लिखता हूं फील्ड कैपेसिटी माइनस हमारे पास अवेलेबल मॉइस्चर, अवेलेबल मॉइस्चर जितना भी हो। तो हम जितना ऐड करेंगे, जितना पहले से था, उसके बाद जितना हम ऐड करेंगे उसी की वजह से तो फील्ड कैपेसिटी मिलेगी। तो कितना पानी हमारे पास हमने सॉइल में स्टोर करा दिया, उसे कहते हैं वेट ऑफ वाटर स्टोर्ड, वेट ऑफ स्टोर्ड वाटर डिवाइडेड बाय हमारे पास वेट ऑफ सॉइल जितना भी हो इनटू 100। अपने आप परसेंटेज में वैल्यूज निकल के आना चालू हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पर कितना पानी हम स्टोर कर रहे हैं, कितना पानी स्टोर कर रहे हैं, तो आप जरा ये देखिए, आपके पास यहाँ पर जो आपका ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल है, अगर इसी को आप देखोगे तो आपके पास ये वैल्यू जो है वो किलोन्यूटन पर मीटर में ले लेते हैं, किलोन्यूटन पर मीटर में ले लेते हैं, जिस भी फॉर्म में लेके चलें। तो हमारे पास यहाँ पर ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल इतना है और पर मीटर हमारे पास रूट जोन डेप्थ इतनी है। तो टोटल अगर इसका हम वेट निकालने जाएंगे तो हमारे पास कितनी दूर तक, मतलब डेप्थ पता है और इसका हमारे पास ड्राई डेंसिटी पता है, लेकिन कितना लेके चलना पड़ेगा, तो हम ये लेके चल लेते हैं कि डेप्थ 2 मीटर है, अंदर 1 मीटर ले लेते हैं, 1 मीटर मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि 1 मीटर की हमारे पास जो है वो इनसाइड द बोर्ड गहराई है। तो 1 मीटर, 2 मीटर और इसकी डेंसिटी, तो वॉल्यूम और डेंसिटी दोनों मिल गई हमारे पास यहाँ पर। ठीक उसी तरह पानी के लिए कैलकुलेशन कर लेंगे, तो पानी की कैलकुलेशन के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी, इसी के यूनिट वेट की, मतलब इसी की ड्राई डेंसिटी की ज़रूरत पड़ेगी, और कितना पानी हमने जो है वो दिया है उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर मान के चले भी सही हमारे पास यहाँ पर, तो हम लेके चल लेते हैं 15 इंटू 2 इंटू 1 ले लेते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना वेट आया टोटल किलो न्यूटन के रूप। ऊपर वेट ऑफ स्टोर्ड वाटर तो लिखा हमने 9.8, और 9.8 लिखने के बाद अब हमारे पास कितनी डेप्थ तक पानी अप्लाई हुआ। तो देखो पहले डेप्थ कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ प्लॉट दे रखा है और आपने कितना पानी अप्लाई किया ये दे रखा है, तो क्या डेप्थ ऑफ वाटर आ जाएगी, वो भी निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा 500 मीटर क्यूब बटे 1000 मीटर स्क्वायर, तो ये बनेगा मीटर में 0.5 मीटर बनेगा, और 0.5 मीटर को लिखा जा सकता है 500 mm, जिसमें से 10% तो लॉस में चला गया, तो -10%। 10% लॉस में मतलब कितना बचेगा, 500 में से 450 बचेगा, 450 mm बचेगा। 450 mm को क्या लिखा जा सकता है, 0.45 मीटर लिखा जा सकता है, 0.45 मीटर लिखा जा सकता है। तो 0.45 मीटर की पानी की डेप्थ मान लो, अंदर इसे 1 मीटर मान लो, 0.45 इंटू 1 मान लो, इंटू 100 कर दिया, दोनों के लिए 1 1 अज्यूम कर लिया, कैंसिल आउट हो जाएगा, उससे हमें कोई मतलब ही नहीं। तो अब जरा देखो आपके पास फील्ड कैपेसिटी कितनी निकल कर आएगी, -5% आपके पास ऑलरेडी पानी अवेलेबल है, अवेलेबल मॉइस्चर है। तो जरा देखो आप 9.8 इंटू 0.45 डिवाइडेड बाय 15 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100, तो ये बनेगा हमारे पास फील्ड कैपेसिटी इक्वल टू 14.7 प्लस 5%, तो बनेगा ये 19.7% के बराबर फील्ड कैपेसिटी निकल कर। तो दिस इज हाउ बेसिकली यू कैलकुलेट कि आपके पास आंसर कितना आएगा फील्ड कैपेसिटी ऑफ द सॉइल का। तो वो आंसर है हमारे पास यहाँ नहीं दिखाई दे रहा ऑप्शन, 19.7% के बराबर। क्लियर है बात इतनी, चलिए आगे बढ़ते हैं। द ट्रांजिशन रीजन बिटवीन द अनसैचुरेटेड जोन एंड द सैचुरेटेड जोन इज कॉल्ड। तो क्या होता है, आपके पास ये आपके पास आपका ग्राउंड लेवल है, तो ग्राउंड लेवल में क्या होता है कि आपके पास जो ये रूट जोन होता है, ये रूट जोन के अंदर कुछ पानी होता है, तो ये तो हो गया आपके पास रूट जोन।
ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, सब सरफेस कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, सब सरफेस। तो यहां तो मॉइस्चर है, इसे सब सरफेस मॉइस्चर कहा जाता है। ठीक है, फिर हमारे पास यहां पर कुछ डेप्थ तक कोई पानी अवेलेबल नहीं होता, और फिर हमारे पास जो है वो हमारा आ जाता है ग्राउंड वाटर टेबल। तो ये ग्राउंड वाटर टेबल के बाद जो सॉइल है हमारे पास, इस सॉइल में बहुत बारीक बारीक वॉइड होने की वजह से कैपिलरी राइज देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, कैपिलरी राइज देखने को मिलता है। तो हमारे पास ये जहां पर पानी भरपूर मात्रा में भरा हुआ है, इसे कहते हैं सैचुरेटेड जोन। क्या कहते हैं इसे, सैचुरेटेड जोन कहते हैं इसे। और इसके ऊपर हमारे पास जो है वो जोन होता है कंप्लीटली, विच इज रेफर्ड एज अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड या वाडोज। इसे वाडोज भी कहते हैं, यहाँ याडोज लिखा हुआ है, याडोज नहीं है, वो वाडोज है। तो वाडोज जोन भी कहते हैं इसे। ठीक है, अब पूछा है द ट्रांजिशन रीजन बिटवीन दिस। तो सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड जाने में बीच में ट्रांजिशन आएगा, अचानक से नहीं बनेगा। जो ट्रांजिशन आ रहा है ये किसकी वजह से, कैपिलरी की वजह से। तो यहां पर बन क्या रहा है, कैपिलरी फ्रिंज बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं यहां पर, कैपिलरी फ्रिंज बन रहे हैं। तो कैपिलरी फ्रिंज की वजह से हमारे पास जो है वो ये ट्रांजिशन रीजन बनता है, किसके बीच में, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड के बीच में बनता है। आंसर क्या हो जाएगा, जो ट्रांजिशन रीजन पूछा है वो आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल पर उतरते हैं। गिवन दैट द बेस पीरियड इज 100 days and the duty of the canal is 1000 hectares per cubic के बराबर, the depth of the water will be। तो देखो कुछ टर्म पता होना चाहिए कि आपके पास आपका बेस पीरियड जो होता है वो कहां से कहां तक नापा जाता है। आपका इंस्टेंट ऑफ सोइंग से लेके इंस्टेंट ऑफ हार्वेस्टिंग तक का जो पीरियड होता है हमारे पास, सॉरी नॉट हार्वेस्टिंग, इंस्टेंट ऑफ फर्स्ट वाटरिंग। आपके पास इंस्टेंट ऑफ फर्स्ट वाटरिंग से लेकर आपके पास इंस्टेंट ऑफ लास्ट वाटरिंग तक का जो पीरियड होता है उसे कहते हैं बेस पीरियड। और वहीं पर आपके पास एक होता है क्रॉप पीरियड, जो होता है इंस्टेंट ऑफ सोइंग से लेकर आपके पास इंस्टेंट ऑफ हार्वेस्टिंग तक का समय, इंस्टेंट ऑफ हार्वेस्टिंग तक का समय। ये बात ध्यान रखिएगा, जनरली हमारे पास हमारा क्रॉप पीरियड बेस पीरियड से ज़्यादा होता है, लेकिन दोनों को हम क्या लेके चलते हैं, ऑलमोस्ट सेम लेके चलते हैं फॉर द कैलकुलेशन पर्पस। हमारे पास जब भी हम बात करते हैं ड्यूटी की, तो ड्यूटी के बारे में कुछ बेसिक सी बातें पता होना चाहिए कि ड्यूटी की यूनिट जो हमारे पास होती है वो हेक्टेयर्स पर क्यूमेक्स में होती है। ठीक है, लेकिन ये हमारे पास जो है वो क्वांटिटी ड्यूटी की बात, अगर मान लो फ्लो ड्यूटी की बात है तो ये हेक्टेयर पर क्यूमेक में है। लेकिन अगर हमारे पास अगर ये कि भाई कितने हमारे पास एरिया को हम कितना पानी दे सकते हैं, ठीक है, तो फ्लो के एस्पेक्ट में अगर हमारे पास कहीं पर पानी भरा पड़ा है तो फिर ये हेक्टेयर्स पर क्यूमेक नहीं होगा, फिर ये हेक्टेयर्स पर मीटर क्यूब के फॉर्म में चला जाएगा। ये एक हमारे पास जो है वो कॉन्सेप्ट के रूप में लेके चलना पड़ता है। हमारे पास यहाँ पर जब हम बात करते हैं ड्यूटी की, तो ड्यूटी जो है वो हमारे पास फ्लो के साथ, एज हमारे पास पानी फ्लो करता चला जाता है तो हमारे पास पानी में लॉसेस होते चले जाते हैं। क्या होते चले जाते हैं, लॉसेस होते चले जाते हैं। तो हमारे पास पानी में लॉसेस होते रहने की वजह से अलग अलग जगहों पर ड्यूटी कैलकुलेट करेंगे तो वो अलग अलग आएगी। ड्यूटी का मतलब होता है कि भाई पानी जो है वो हमारे पास कितने एरिया को इरिगेट कर सकता है। अगर हमने 1 मीटर क्यूब पर सेकंड का डिस्चार्ज मेंटेन कराया फ्रॉम दी कैनाल हेड फॉर द कंप्लीट बेस पीरियड कंटिन्यूसली थ्रू आउट द बेस पीरियड, तो जब हम ड्यूटी, अब जब हम कैनाल नेटवर्क में, जब हम कैनाल नेटवर्क में अपस्ट्रीम जाते चले जाएंगे तो हमारी जो ड्यूटी है वो कम होती चली जाएगी, क्योंकि उसमें लॉसेस क्या होते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। जैसे जैसे आप अपस्ट्रीम जाते हो तो वहां से आने वाला पानी लॉस ज्यादा होता चला जाएगा। और कैनाल में जैसे ही आप डाउनस्ट्रीम तरफ जाओगे, जैसे ही आप डाउनस्ट्रीम की तरफ जाओगे तो वहां पर आपकी जो ड्यूटी है कि डाउनस्ट्रीम में जाने के बाद अब जहां से भी कैलकुलेट करोगे वहां से खेत तक जो पानी पहुंचेगा उसमें लॉस कम देखने को मिलेगा, तो वहां पर ड्यूटी ज्यादा देखने को मिलेगी। हमारे पास ऐसे में हमारे पास जो ड्यूटी और डेल्टा का जो कॉन्सेप्ट है वो ध्यान ये रखना है कि डेल्टा होता है 8.64 इंटू बेस पीरियड अपॉन द ड्यूटी। ये कब, जब हमें आंसर काय में चाहिए हो, जब हमें आंसर चाहिए हो मीटर में।
जब आंसर चाहिए हो सेंटीमीटर में तो ये बनता है 864 इंटू बी अपॉन ड्यूटी के बराबर हमारे पास जब आंसर सेंटीमीटर में चाहिए हो। तो डेल्टा इज इक्वल टू 864 इंटू बी बाई ड्यूटी, जहां पर हमारे पास बेस पीरियड 100 दे रखा है, ड्यूटी 1000 दे रखा है। तो 864 इंटू 100 बाय 1000 करने जाएंगे तो आंसर आएगा 86.4 सेंटीमीटर के बराबर। दैट इज द डेल्टा ऑफ द क्रॉप। डेल्टा क्या होता है? टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ द वाटर बाय द क्रॉप थ्रू आउट इट्स बेस पीरियड फॉर इट्स प्रॉपर ग्रोथ, उसी को क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास? इफ द डेप्थ इज दिस मच ऑन अ फील्ड ओवर अ बेस पीरियड ऑफ दिस मच, तो हमारे पास ड्यूटी क्या होगी? तो डेप्थ दे रखा है, इस बार क्या कर लेना है? ड्यूटी कर लेना है। तो ड्यूटी क्या बन जाएगी? सोच के चलना पड़ेगा कि डेप्थ किस में दे रखी है। सेंटीमीटर में दे रखी है तो फॉर्मूला यूज होगा 864 इंटू बेस पीरियड अपॉन डेल्टा के बराबर। तो 864 इंटू बेस पीरियड है 10 दिनों का, 10 डेज के बराबर, तो डेज को हटा देते हैं, हम सिर्फ 10 लिखते हैं, डिवाइडेड बाय डेल्टा है 8.64 का। तो 8.64 का डेल्टा है हमारे पास सेंटीमीटर में, इसीलिए 864 का फॉर्मूला इस्तेमाल किया है। हेक्टेयर्स पर क्यूबिक मीटर पर सेकंड चाहिए, क्यूमेक्स के फॉर्म में चाहिए, तो ये इससे हो जाएगा 100 टाइम्स और ये हो जाएगा 1000, तो 1000 हेक्टेयर्स पर क्यूमेक्स के फॉर्म में आंसर आ जाएगा। आंसर क्या होगा यहाँ पर? हमारे पास डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन पूछा है 10 मीटर क्यूब पर सेकंड का वाटर है जो कि हम डाइवर्ट कर रहे हैं तो वो 32 हेक्टेयर फील्ड फॉर 4 आवर्स, तो हम कितना पानी अप्लाई कर चुके होंगे जरा समझो आप। डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाइड कितना हो जाएगा? वो वॉल्यूम अपॉन एरिया से निकाला जा सकता है। और वॉल्यूम क्या बन जाएगा? वॉल्यूम बन जाएगा डिस्चार्ज इनटू टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय एरिया कर देंगे तो डेप्थ आ जाएगी। डिस्चार्ज दे रखा है क्या हमें? डिस्चार्ज दे रखा है 10 मीटर क्यूब पर सेकंड का डिस्चार्ज है, तो 10 मीटर क्यूब पर सेकंड का डिस्चार्ज है और टाइम दे रखा है 4 घंटे का। तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो ये तो हो गया कन्वर्जन हमारे पास हमारे टाइम का। तो ये निकल कर आ जाएगा हमारे पास, अब सेकंड से सेकंड जाएगा, मीटर क्यूब में हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। डिवाइडेड बाय करना है एरिया 32 हेक्टेयर का, तो 32 इंटू 10 टू द पावर 4 मीटर स्क्वायर कर दिया। तो हमारे पास यहाँ पर इफ यू टॉक अबाउट ये बना 4 वन जा कैलकुलेटिव कैलकुलेटर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हमारे पास बनेगा ये 4 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 32 कम्स आउट टू बी 450। ठीक है, 450 आएगा हमारे पास, ये इंटू करेंगे 10 और डिवाइड बाय करेंगे 10 टू द पावर 4, तो बनेगा ये हमारे पास 0.45 मीटर के बराबर। मीटर क्यूब से मीटर स्क्वायर जाएगा, बचेगा सिर्फ मीटर। तो इतना तो हमने डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाई कराया। ठीक है, डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाइड कहाँ पर? अब जरा देखो क्वेश्चन पढ़ो आगे। हमारे पास सॉइल प्रूविंग आफ्टर इरिगेशन शोड दैट 0.3 मीटर डेप्थ ऑफ वाटर हैज बीन स्टोर्ड इन द रूट जोन। तो हमने अप्लाई कराया अप्लाइड ऑन फील्ड। तो अब पूछा है कि भाई आपके पास एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्या होगी? एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्या होती है? जो हम डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाई करते हैं फील्ड पे विथ रिस्पेक्ट टू डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन, जो भी होगा हमारे पास, जो भी होगा हमारे पास, उल्टा लिख दिया क्या मैंने? उल्टा लिख दिया। हमारे पास डेप्थ ऑफ वाटर हमने कितना रूट जोन में स्टोर कराया विथ रिस्पेक्ट टू डेप्थ ऑफ वाटर कितना हमने फील्ड पे डिलीवर किया, हमारे पास यही रेशियो बनता है किसका? एप्लीकेशन एफिशिएंसी। एक होता है हमारे पास कन्वेंस एफिशिएंसी, जो कि बनता है हमारे पास कितना हमने डेप्थ ऑफ वाटर फील्ड पे पहुंचाया विथ रिस्पेक्ट टू कितना डेप्थ ऑफ वाटर हमारे पास कैनाल से हमने जो है वो छोड़ा। तो फील्ड तक कितना पहुंचा, कैनाल से कितना छोड़ा गया। इसके अलावा एक होता है हमारे पास एफिशिएंसी ऑफ स्टोरेज, कि कितना पानी हमारे पास हम रूट जोन में स्टोर करा पाए विथ रिस्पेक्ट टू कितना पानी इरिगेशन से पहले रूट जोन में रिक्वायर्ड था। तो ये हमारे पास आ जाएगा। एक आ जाएगा हमारे पास एप्लीकेशन एफिशिएंसी, सॉरी एफिशिएंसी ऑफ बेनिफिशियल यूज, तो कितना पानी हम बेनिफिशियली यूज कर पा रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू कितना पानी हमने फील्ड पर पहुंचाया। ये हमारे पास निकल कर आएगा हमारे पास वाटर यूज बेनिफिशियली। तो यहाँ पर हमारे पास कितना पानी फील्ड पे अप्लाई करा है ये निकल कर आ चुका है, कितना पानी रूट जोन में स्टोर हुआ ये भी पता है, तो इसी को यूज करते हैं आगे। हमारे पास निकल कर आएगा
एप्लीकेशन एफिशिएंसी इक्वल टू 0.3 डिवाइडेड बाय 0.45, तो ये हो गया हमारे पास 30/45। हमारे पास ये हो जाएगा 30/45 हमारे पास। तो ऐसे में हमारे पास 30/45 मतलब 2/3, 2/3 हमारे पास मतलब 66.67 के बराबर आ गया हमारे पास आंसर। तो ये आ जाएगा हमारे पास इंटू 100 करने पर 66.67% के बराबर। आंसर क्या आ जाएगा? बी इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा है हमसे, द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज बीन आस्क्ड इज फॉर अ कल्चरेबल कमांड एरिया ऑफ 1000 हेक्टेयर, 1000 हेक्टेयर का हमारे पास कल्चरेबल कमांड एरिया है विथ इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन ऑफ 50%। 50% की इंटेंसिटी है इरिगेशन की। अच्छा, ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास हमारा CCA होता है कल्चरेबल कमांड एरिया, वो यूजुअली हमारे GCA से ग्रॉस कमांड एरिया से 80% के लगभग लगभग होता है। अब इसमें से कितना एरिया हम इरिगेट करेंगे तो वो निकल कर आता है एरिया टू बी इरिगेटेड इक्वल टू कितनी इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन है इनटू CCA। ठीक है, यहां से हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास बोला गया है कि कल्चरेबल कमांड एरिया है 1000 हेक्टेयर का विथ इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन इज 50%। तो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन 50% दे रखी है। द ड्यूटी ऑन फील्ड फॉर अ सर्टेन क्रॉप इज 2000 हेक्टेयर पर क्यूमेक दे रखा है, ड्यूटी दे रखा है। एरिया कितना इरिगेट करना वो आ जाएगा क्या? 50% ऑफ 1000 हेक्टेयर। तो 50% ऑफ 1000 हेक्टेयर एरिया टू बी इरिगेटेड निकल कर आ जाएगा हमारे पास कितना? 500 हेक्टेयर के बराबर। अब हमारे पास ड्यूटी दे रखा है और ड्यूटी है हमारे पास 2000 हेक्टेयर पर क्यूमेक्स। व्हाट इज द डिस्चार्ज रिक्वायर्ड एट हेड ऑफ वाटर कोर्स विथ 25% लॉसेस ऑफ वाटर। तो देखो, अगर एरिया पता है और ड्यूटी पता है तो क्या डिस्चार्ज आ जाएगा? हमारे पास एरिया टू बी इरिगेटेड है, तो हमारे पास जो ये ड्यूटी निकल कर आ रही है, ये ड्यूटी हमारे पास कहाँ की है? तो ड्यूटी ऑन फील्ड है। तो ऑन फील्ड है तो डिस्चार्ज भी कहां पर आएगा? फील्ड पर आएगा। तो देयरफॉर डिस्चार्ज एट फील्ड इज गोइंग टू बी इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास? हमें करना कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली जो है वो एरिया को डिवाइड कर दो ड्यूटी से। तो हमारे पास 500/2000 करेंगे तो बनेगा 0.25 क्यूमेक्स। 25% पानी के लॉसेस भी हैं हमारे पास। ठीक है, जरा देखना अब आप, डिस्चार्ज हमारे पास वाटर कोर्स पे ना, तो मतलब आउटलेट पे, आउटलेट से लेके कहां तक जाना है? हमारे पास हमारे फील्ड तक जाना है। लॉस कितना होना है? 25% का। तो कहीं से पहुंचने पर, अगर कहीं तक पहुंचने पर, कहीं से निकलने पर, कहीं तक पहुंचने पर 25% का लॉस हो रहा है और वहां क्वांटिटी बच रही है 0.25 के बराबर की, तो यहां से तो कुछ ज्यादा ही चली होगी ना। तो कुछ ज्यादा ही चली होगी तो कितनी ज्यादा चली होगी उसी को निकाल लेते हैं। तो हमारे पास यहां पर अगर हम बात करें 25% लॉस हुआ तो बचा कितना? 75%। तो हमारे पास हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो बचा है वो 75% है किसका? इसका। तो हमारे पास डिस्चार्ज एट फील्ड इक्वल टू 0.75 ऑफ Q ऑफ आउटलेट। तो हमारे पास Q ऑफ आउटलेट पूछा है कितना होगा, तो इसको लिख सकते हैं Q ऑफ फील्ड इक्वल टू 3/4 इंटू Q ऑफ द आउटलेट। आया ना? तो हमारे पास यहां पर इसको लिख सकते हैं Q फील्ड कितना दे रखा है? 0.25, 1/4 दे रखा है, इंटू 4/3 इधर कर देंगे, आ जाएगा Q ऑफ आउटलेट। तो आएगा हमारे पास आंसर, 4 से 4 गया, 1/3 का आंसर आ जाएगा। 1/3 दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। सी इज द करेक्ट आंसर। तो सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा यहां से।
क्या आ गया, पूछा है हमसे द डेल्टा फॉर अ क्रॉप हैविंग बेस पीरियड ऑफ दिस मच। तो देखो अब ये सवाल बहुत आसान सा है, डायरेक्टली हो जाएगा। डेल्टा हमारे पास जो है वो 70 सेंटीमीटर दे रखा है, ड्यूटी पूछी है, तो ड्यूटी कितनी हो जाएगी हमारे पास, तो ड्यूटी इज गोइंग टू बी इक्वल टू हमारे पास 8.64 है कि 864, 864 आएगा। 864 इंटू 120 दिन बटे 70 के बराबर। तो डायरेक्टली ये सेंटीमीटर में है, ये डेज में है, ये हमारे पास जो है वो डायरेक्ट कन्वर्जन देगा हेक्टेयर पर क्यूमेक में। तो अगर हमारे पास ऐसी कोई कैलकुलेशन बने, वी कैन डायरेक्टली यूज द कैलकुलेटर। 864 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 70 कम्स आउट टू बी 1481। कितना आएगा, 1481.14 हेक्टेयर पर क्यूमेक्स के बराबर। हेक्टेयर पर क्यूमेक्स के बराबर डायरेक्टली निकल कर आएगा। आंसर जो है वो हमारे पास आ जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा है हमसे कि इनमें से हमारे पास कौन सी वाली पैरामीटर कितनी बड़ी होती है। ठीक है, मतलब कि हमारे पास किसी सेटअप के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशनशिप। अभी हम लोगों ने दो पैरामीटर तो पढ़ लिए, कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट पढ़ लिया और हमने नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट पढ़ लिया। एक एक करके सभी के फॉर्मूले देख लेते हैं। CIR होता है हमारे पास कंजम्पटिव यूज माइनस पी इफेक्टिव, और एक होता है हमारे पास NIR विच इज इक्वल टू हमारे पास जो हमारा कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट है प्लस जो हमारे पास लीचिंग रिक्वायरमेंट है वो। इसके अलावा हमारे पास अगला अगर हम बात करें तो फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट, तो फील्ड पे कितना पानी चाहिए, तो वो होता है हमारे पास नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय या तो एप्लीकेशन एफिशिएंसी कर दो या फिर लिख दो नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट प्लस एप्लीकेशन लॉसेस के बराबर का एक्स्ट्रा पानी दे दो तो भी काम चल जाएगा। हमारे पास इसके अलावा एक होता है GIR ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट, जो कि होगा फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय दी कन्वेंस एफिशिएंसी लिख दो या फिर लिख दो फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट प्लस जो भी कन्वेंस का लॉस हुआ है अलग से उसे अलग से दे दो, तो हमारे पास ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट आएगा। ये होता है हमारे पास जो पौधे को एक्चुअली में अपने यूज के लिए चाहिए। ये वो होता है जो हमें खेत के अंदर रूट जोन में चाहिए। ये वो होता है जो हमें खेत के ऊपर देने की जरूरत है। ये वो होता है जो हमें कैनाल से भेजने की जरूरत है। ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये GIR सबसे ज्यादा, फिर FIR, फिर NIR, फिर कंजम्पटिव यूज। तो 4321 का रेशियो बनना चाहिए हमारे पास, 4321 हमारे पास जो है वो घटते क्रम में। तो यही सब ऑप्शन आ जाएगा, बी इज दी करेक्ट आंसर। अगर बोला है इफ द डिस्चार्ज रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट क्रॉप इज 0.2 क्यूमेक्स, ये 0.2 नहीं है 0.4 है। क्यूमेक्स इन द फील्ड एंड द कैपेसिटी फैक्टर एंड टाइम फैक्टर आर दिस मच। तो देखो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो है वो कैपेसिटी फैक्टर होता क्या है। कैपेसिटी फैक्टर होता है आपके पास Q किसी भी पर्टिकुलर सीजन के अंदर विथ रिस्पेक्ट टू आपके Q पीक का रेशियो। टाइम फैक्टर होता है आपके पास जो भी आपके पास कितने समय के लिए हमारे पास टाइम है, टाइम ऑफ कैनाल रनिंग, टाइम ऑफ कैनाल कितने समय के लिए रन कर रहा होता है डिवाइडेड बाय द बेस पीरियड। ये आपको पता होना चाहिए। और आपको अगर डिजाइन डिस्चार्ज निकालना है आपके पास तो वो क्या निकल कर आएगा, डिजाइन रिक्वायर्ड फॉर द क्रॉप इज दिस मच और कैपेसिटी फैक्टर आपके पास अलग दे रखा है। तो Q जो आपके पास निकल कर आएगा वो आपके पास जो भी डिस्चार्ज रिक्वायर्ड है, जो भी आपको Q डिजाइन चाहिए, तो हमारे पास Q डिजाइन कहां पर चाहिए, हमें फील्ड पर चाहिए। दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू हाउ मच, 0.4 डिवाइडेड बाय, डायरेक्टली आप कैपेसिटी फैक्टर और टाइम फैक्टर दोनों से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 0.8 इंटू 0.5 के बराबर। तो हमारे पास यहां से व्हाट इज इट गोइंग टू कम आउट टू बी एस, ये देख लो कैलकुलेट करके, 0.4 डिवाइडेड बाय 0.8 डिवाइडेड बाय 0.5, आंसर कितना आ रहा है, ये दिस इज 1 क्यूमेक्स के बराबर आ रहा है। कहां पर आ रहा है ये, Q डिजाइन एट द रेट फील्ड पर आ रहा है। हमें चाहिए व्हाट इज द डिजाइन डिस्चार्ज फॉर डिस्ट्रीब्यूटरी एट इट्स हेड।
तो हेड पे कितना चाहिए हमें, तो जाहिर सी बात है हेड पे ज्यादा ही चाहिए पड़ेगा, हेड पे ज्यादा ही चाहिए पड़ेगा, तो हमारे पास कम तो हो नहीं सकता, ज्यादा ही चाहिए पड़ेगा, ये तो हमारे पास फील्ड पर है, फील्ड पर है हमारे पास ये, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास एट द रेट हेड, ज्यादा वाला आंसर, लॉस में चले जाता है तो इसलिए ज्यादा वाला आंसर आ जाएगा। पूछा है इन अ कैनाल इरिगेशन प्रोजेक्ट 76% ऑफ द कल्चरेबल कमांड एरिया रिमेन्ड विदाउट वाटर, तो कितना परसेंट एरिया पानी के बिना रह गया, तो हमारे पास जो है वो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कितनी आ गई, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन आ गई हमारे पास 100 माइनस 76%, इतने कोई पानी मिला, जो कि आ जाए कितना हमारे पास 24% के बराबर। कब ये हुआ, ये हमारे पास खारिफ सीजन में, ठीक है, और 58% रिमेन्ड विदाउट वाटर ड्यूरिंग रबी सीजन, तो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन रबी सीजन की कितनी हो गई 100 माइनस 58%, तो ऐसे में हमारे पास क्या निकल कर आएगा, अब क्या निकल कर आएगा कि वे 58% हमारे पास क्या रह गया, पानी नहीं मिला, तो हमारे पास यहाँ पर 60% भी सोचा जाए तो 100 में से 60 में से 40, तो 42% के बराबर की हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन है किसकी, हमारे रबी सीजन की। हमारे पास पूछा है व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन फॉर द प्रोजेक्ट इन दैट ईयर, तो जब इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन एनुअल पूछा जाता है तो वो होता है हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन रबी का और इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन खरीफ का, कितना आ जाएगा 4 2 6 और 6 और 66% के बराबर, कितना आ जाएगा ये 66% के बराबर, आंसर आ जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है हमारे पास अगेन दी सेम रिस्पेक्टिव क्वेश्चन, ये ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो जनरली गेट और आईएएस के अंदर पूछे गए हैं, विल कीप कमिंग अप विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन जो कि हमारे पास एसएससी जेई के पेपर में देखने को मिल सकते हैं, मेंस के पेपर में। तो इन एन इरिगेशन प्रोजेक्ट इन सर्टेन ईयर 70% और 46% ऑफ द कल्चरेबल कमांड एरिया इन खरीफ एंड रबी सीजन रिस्पेक्टिवली रिमेन्ड विदाउट वाटर, तो हमारे पास फिर पूरे साल भर की कितनी आई होगी, 70% अगर रिमेन्ड विदाउट वाटर है तो इरिगेशन कितना हुआ होगा 30% का हुआ होगा, 46% अगर रिमेन्ड विदाउट वाटर है तो कितने का इरिगेशन हुआ होगा 54% का हुआ होगा, तो 54 और 30 कितना हो जाता है 84 हो जाता है 84, आंसर क्या हो जाएगा 84% इज दी करेक्ट आंसर। तो ये हमारे पास जो है वो सवाल देखने को मिल रहे हैं। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। ओके तो आई थैंक यू ऑल एवरी वन ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन अप टिल हियर। ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस अगर आपको ये डिफिकल्ट लगे हो तो हम इसे और बेहतर तरीके से सोल्यूशन इनको और ज़्यादा डिटेल में लेकर चलेंगे। जस्ट कीप वॉचिंग द लेक्चर्स, अपने आप को प्रिपेयर करते चलें। अगर आसान लगे हो तो वेट, कीप वेटिंग, क्वेश्चनों का लेवल आपकी प्रिपरेशन को बेहतर करने के लिए हर तरीके से आपके सामने लेकर आया जाएगा। तो आप बस बेफिक्र रहिए, तैयारी अपनी कंटिन्यू करते रहिए, रिवीजन भी करते रहिए, पढ़ते भी रहिए और साथ में क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते चले जाइए। यू आर गोइंग टू गो थ्रू द एग्जाम वेरी इजीली। तो मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन गुड बाय।